नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य वसंत के पाठ 8 शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे। शाम एक किसान एक कविता है और इसमें कवि ने प्रकृति के दृश्य का बड़े ही मनोहर ढंग से वर्णन किया है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया है, उसको एक मानव की तरह प्रस्तुत किया है। इस पाठ के जो लेखक हैं इस कविता के, वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये इनका पिक्चर है आपके सामने। आइए इनके बारे में पहले जानकारी हासिल करें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के वस्तौर जिले में हुआ। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि थे। कविताओं के अलावा उन्होंने गद्य साहित्य, नाटक और कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी कृतियों का कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनकी मुख्य रचनाएं खुशियों पर टंगे लोग पागल, कुत्तों का मसीहा, बकरी, बत्ता का जूता आदि, ये सब इनकी क्या हैं, ये रचनाएं हैं। खुशियों पर टंगे लोग जो है ये इनका जो काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनको उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस तरीके से इन्होंने साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और 23 सितंबर 1983 को ही इनका निधन हो गया। तो आइए जो इनकी कविता हमारे जो पाठ्यक्रम में दी गई है, शाम एक किसान, आइए उसको हम पढ़ें, उसका अध्ययन करें। शाम एक किसान। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, शाम और एक किसान। ठीक है, तो ये शाम और एक किसान, ये शाम के समय किसान जो है, एक पहाड़ को किसान के रूप में बताया गया है। यहाँ पर जो पहाड़ है उसको मानवीकरण करके, उसको मानव के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने यहाँ पर एक किसान की भूमिका के रूप में उस पर्वत को, उस पहाड़ को प्रस्तुत किया है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर, ये शाम का वर्णन है, जो सर्दियों की शाम है, और उस शाम का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। और इस वर्णन को करते हुए कवि कहते हैं कि आकाश का साफा, साफा कहते हैं पगड़ी को, तो आकाश का साफा बांधकर, जो आकाश है उसको बांधकर, यानी आकाश को पगड़ी के रूप में बांधकर सूरज की चिलम खींचता। और चिलम जानते हैं आप, जो एक तरीके से हुक्का टाइप से होता है, तो चिलम स्मोक जो करते हैं जिससे, तो उसको चिलम बोला गया है। तो सूरज को यहाँ पर चिलम बताया गया है और आकाश को साफा यानी पगड़ी बताया गया है। और किसकी पगड़ी? पहाड़ की। तो पहाड़ जो है किसान के रूप में बैठा हुआ है और उसने आकाश रूपी साफा यानी पगड़ी को पहन रखा है और वो बैठे हुए क्या कर रहा है, वो सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है, मतलब सूरज रूपी हुक्के को पी रहा है। और जो सूरज है यहाँ पर लाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाम के समय सूरज कैसा होता है, लाल होता है। और क्योंकि चिलम में जो अंगार होता है, जो आग होती है, वो भी लाल होती है, तो इसीलिए यहाँ पर सूरज की तुलना उस चिलम के अंगार से की गई है। तो कवि कहते हैं जो पहाड़ है वो किसान के रूप में बैठा हुआ आकाश का साफा पहनकर यानी पगड़ी बांधकर और सूरज की चिलम को खींचता है। और कैसा है वो किसान, पहाड़ रूपी किसान कैसा है, वो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसने अपने ऊपर, अपने घुटनों पर, किसको? नदी को। ये जो नदी है ये अपने घुटनों पर डाल रखी है। और कैसे डाल रखी है? जैसे कि घुटनों पर चादर डालते हैं उस तरीके से।
ठीक है। तो ये नदी जो है यहाँ पर चादर की भूमिका निभा रही है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो जो नदी जो है वो चादर के रूप में यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया गया है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पास में ही, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लाल लाल फूल हैं। ये पलाश जो होता है, पलाश के जंगल में पलाश के फूल जो होते हैं बिल्कुल लाल रंग के होते हैं, जैसे कि दहकता हुआ अंगारा होता है। तो इन पलाश के फूलों को अंगीठी के अंगारों से तुलना की गई है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पास ही जो सर्दी की शाम में जो पर्वत रूपी किसान बैठा हुआ है, आकाश रूपी पगड़ी को पहने हुए और सूरज रूपी चिलम को खींचते हुए जो किसान बैठा है, इस किसान के पास में ही क्या हो रहा है, पलाश के जंगल की अंगीठी। तो जो पलाश का जंगल है उसको अंगीठी का रूप दिया गया है और पलाश के पुष्पों को यहाँ पर बताया है कवि ने उसके जलते हुए अंगारे। तो पलाश की जो दहकती हुई अंगीठी है वो पास ही में चल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और जो अंधकार है वो पूर्व में, पूरब की तरफ, क्योंकि शाम के समय हम देखते हैं जो अंधकार जो होता है थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। शाम के समय सूरज की लालिमा फैलने लगती है जब सूरज छिपता है, और क्या होता है उस समय पर जो दिन भी थोड़ा थोड़ा कम, मतलब प्रकाश भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है क्योंकि अंधकार आने लगता है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ शाम का वर्णन है तो कवि कह रहे हैं अंधकार पूर्व में, दूर पूर्व में अंधकार क्या है, क्योंकि पूरब से ही अंधकार आता है, पूरब से ही सूरज निकलता है। तो पूर्व में अंधकार कैसा बैठा हुआ है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। गले मतलब झुंड सा, जैसे कि झुंड में भेड़ें बैठी हुई हैं, उस तरीके से जो अंधकार धीरे धीरे यानी चुपके चुपके से जो आ रहा है अंधकार, क्योंकि सूरज छिप रहा है, तो वह अंधकार कैसा लग रहा है, भेड़ों के झुंड सा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक शाम का बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। आगे कवि बताते हैं, आगे की पंक्तियों में, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। क्योंकि शाम का समय जब था, किसान अपनी चिलम फूंक रहा था, चिलम खींच रहा था, शांत बैठा हुआ, उस शांति को अचानक से एक मोर ने भंग कर दिया। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो शाम की शांति थी उसको अचानक से मोर ने बोल करके भंग कर दिया उसको। और क्या कहता है मोर, बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। और मोर किस तरीके से बोलता है अपनी आवाज़ में कि सुनते हो, किसी को पुकारा हो मोर ने, उस प्रकार है उस शांतिमय वातावरण की शांति को भंग कर दिया। और इस तरीके से एकदम से जो शांति भंग हुई, तो जो शांत में बैठा हुआ जो पहाड़ था वो चिलम फूंक रहा था, क्या हुआ, अचानक से उसकी शांति भंग हुई और उसकी चिलम जो थी वो कैसी हो गई, वो औंधी हो गई। औंधी मतलब पलट गई, उलट गई जो है ना। तो मतलब क्या है यहाँ पर, सूरज जो है वो छिप गया। तो सूरज छिपा तो जो चिलम जो थी वो औंधी हो गई और सूरज डूब गया, धुआं उठा, और उसके बाद धुआं उठा और धुआं उठते ही क्या हुआ, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर देखिए कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है, और ये मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ प्रकृति के दृश्य का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को इसका जो भावार्थ है वो दे दिया जाएगा बच्चों, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और इस पाठ की जो कविता है इसको भी आप पढ़कर देखिएगा, और आपको जो PDF दी जाएगी उसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिएगा। धन्यवाद।